आर के लक्ष्मण की एक बड़ी मशहूर कहानी है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ना अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये कि क्या हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो असलियत पर हावी हो जाए? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कहानी किसी के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। तो सीधा सा सवाल है, क्या एक कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, या फिर उसमें इतनी ताकत होती है कि वो हमारी सोच, हमारी हकीकत तक को बदल दे? बस यही सवाल है जो इस पूरी कहानी के, कह सकते हैं कि, सेंटर में है। चलिए बात करते हैं एक अनोखी जोड़ी की। इस कहानी की जो असली जान है ना, वो इसके दो किरदारों के बीच के फर्क में है। एक तरफ है महेंद्र, एकदम प्रैक्टिकल, हर चीज को लॉजिक से देखने वाला, और दूसरी तरफ है ईश्वरन, जो अपनी बातों से पूरी की पूरी एक नई दुनिया ही खड़ी कर देता है। तो आइए जरा इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानें। तो ये दोनों हैं जमीन और आसमान। महेंद्र एक सीधा साधा जूनियर सुपरवाइजर, बेचारा बैचलर है, जरूरतें भी कम हैं और काम की वजह से यहां वहां भटकता रहता है। लेकिन ईश्वरन सिर्फ उसका रसोइया नहीं है, वो उसकी एकमात्र पूंजी है। जैसा कहानी में कहा गया है, एक वफादार साथी और उससे भी बढ़कर एक जबरदस्त कहानीकार। मतलब महेंद्र की उस बेरंग जिंदगी में अगर कोई रंग भरता था तो वो ईश्वरन ही था। और देखिए, ईश्वरन कोई मामूली रसोइया नहीं था। उसका असली जादू ना उसके खाने में तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा उसकी जुबान में था। सोचकर देखिए, किसी वीरान सी कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहां दूर दूर तक कुछ ना हो, वो पता नहीं कहां से एकदम ताज़ी सब्जियां जुगाड़ लेता था। और सिर्फ यही नहीं, वो अपनी कभी न खत्म होने वाली कहानियों से महेंद्र का अकेलापन चुटकियों में दूर कर देता था। तो अब सवाल ये उठता है कि ईश्वरन की कहानियों में आखिर ऐसा क्या था? मतलब वो कैसे एक मामूली सी चीज को भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता था? चलिए उसके इस हुनर को थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, यही है ईश्वरन का स्टाइल। वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि अरे सड़क पर एक पेड़ गिरा पड़ा था ना। वो पहले पूरा माहौल बनाएगा। वो कहेगा, अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जो सड़क पर फैले एक विशाल झाड़ीदार जानवर जैसा लग रहा था। वो बताएगा कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी और वो अकेला था। बस इतना कहते ही सुनने वाली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और फिर वो राज खोलेगा कि वो जो डरावना विशाल जानवर था, वो असल में सिर्फ एक गिरा हुआ पेड़ था। यही तो उसका तरीका था, छोटी से छोटी बात में भी इतना ड्रामा, इतना सस्पेंस भर देना कि मजा आ जाए। लेकिन उसकी मास्टरपीस कहानी थी एक पागल हाथी की। सोचिए, वो बताता है कि कैसे एक हाथी लकड़ी के बाड़े से भाग जाता है, फिर शहर में घुसकर दुकानें और बाड़ें सब तहस नहस कर देता है। फिर एक स्कूल के मैदान में घुस जाता है जहां बच्चे और टीचर डर के मारे भाग खड़े होते हैं। और फिर उसका सामना करता है एक छोटा सा यंग ईश्वरन। कहानी सुनाते हुए वो खुद हाथी की तरह जमीन पर पैर पटकता, एक्टिंग करता। मतलब सुनने वाला तो बस कहानी में खो ही जाता था। तो सवाल यह है कि भाई, इतने बड़े हाथी को ईश्वरन ने काबू में किया कैसे? तो वो बताता था कि उसने जुजित्सु का इस्तेमाल किया, जो कि एक जापानी आर्ट है सेल्फ डिफेंस की। कहता था कि उसने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, और उसने बस हाथी के तीसरे पैर के नाखून पर जोर से मारा और वो विशाल जानवर वहीं ढेर हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई थी, कितना फसाना, ये तो वही जाने, पर कहानी सुनाने का अंदाज तो देखिए। तो अब तक ईश्वरन की कहानियां थीं मजेदार, एडवेंचर से भरी, लेकिन अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां एंटरटेनमेंट डर में बदलने वाला था। अब बारी थी भूतों की कहानी की, एक ऐसी कहानी जो महेंद्र की हकीकत को हिलाकर रख देने वाली थी। एक रात, एक शुभ दिन पर, ईश्वरन कुछ ऐसा कहता है जो माहौल को एकदम ठंडा कर देता है। वो कहता है, आप जानते हैं साहब, ये पूरा कारखाना क्षेत्र जिस पर हम रह रहे हैं कभी एक कब्रिस्तान था। सोचिए, ये सुनकर महेंद्र की क्या हालत हुई होगी। वो आगे ये भी बताता है कि उसे अक्सर यहां इंसानी खोपड़ियां मिलती हैं। बस इस एक बात ने ही कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। और फिर वो एक खास भूत के बारे में बताता है, एक औरत का भूत। कहता है कि वो पूर्णिमा की आधी रात को दिखती है और उसका हुलिया, मतलब एकदम डरावना, उलझे हुए बाल, झुर्रीदार चेहरा, शरीर ऐसा जैसे कोई कंकाल हो, और उसकी गोद में एक भ्रूण होता है। ये डिटेल्स कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती हैं। अब महेंद्र, जो ठहरा एक प्रैक्टिकल आदमी, वो ये सब सुनकर भड़क जाता है। वो ईश्वरन को डांटते हुए कहता है, तुम पागल हो ईश्वरन, भूत या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब तुम्हारी कल्पना का फितूर है। साफ है, यहां पर लॉजिक और इमेजिनेशन की सीधी टक्कर हो रही थी। तो वो डरावनी रात महेंद्र ने ईश्वरन को तो चुप करा दिया,
लेकिन कहानी का जो बीज था ना, वो उसके दिमाग में बोया जा चुका था। अब वो बाहर से भले ही बहादुर बनने की कोशिश करता, पर रात में उसे बेचैनी होने लगी। हर छोटी मोटी आवाज पर उसका दिल दहल जाता और नजरें सीधा खिड़की की तरफ जाती थी। और फिर एक रात, वो रात आ ही गई। आधी रात को महेंद्र की नींद एक धीमी सी आहट से खुलती है, जो उसकी खिड़की के पास से आ रही थी। वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोने जैसी आवाज और तेज होती जाती है। आखिरकार वो हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकता है, और उसे क्या दिखता है? एक काली, बादलों जैसी आकृति जिसने हाथ में एक बंडल पकड़ा हुआ है। बस ये देखते ही महेंद्र के तो होश उड़ जाते हैं। वो ठंडे पसीने से भीगकर वापस बिस्तर पर गिर पड़ता है। अगली सुबह इस भयानक तजुर्बे के बाद महेंद्र का दिमाग उससे लड़ने लगता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये जरूर किसी तरह का ऑटो सजेशन होगा, मतलब मेरे मन का वहम है जो ईश्वरन की कहानी सुनकर पैदा हो गया है। वो अपने लॉजिक को, अपने तर्क को बचाने की एक आखिरी बेचैन कोशिश कर रहा था। तो अब आता है कहानी का फाइनल ट्विस्ट। महेंद्र ने जैसे तैसे खुद को समझा लिया था कि पिछली रात जो हुआ वो सब उसका वहम था, लेकिन अगली सुबह एक ऐसी बात हुई जिसने उसकी कल्पना और हकीकत के बीच की हर दीवार को तोड़ दिया। अगली सुबह ईश्वरन नाश्ता लेकर आता है और बड़े ही आराम से कहता है, साहेब, याद है आप मुझ पर कितना गुस्सा थे कि मैं बस कल्पना करता रहता हूं? खैर, कल रात तो आपने उसे खुद ही देख लिया। और फिर वो कहता है, मैं तो आपके कमरे से रोने की आवाज सुनकर दौड़ा आया था। बस ईश्वरन के ये शब्द महेंद्र के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। ईश्वरन की ये बात सुनते ही महेंद्र की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। उसका सारा तर्क, सारा लॉजिक, सब एक पल में खत्म। वो कुछ नहीं कहता। वो सीधा अपने ऑफिस की ओर भागता है, जाकर अपना इस्तीफा सौंप देता है और तय कर लेता है कि वो अगले ही दिन उस भुताह जगह को छोड़ देगा। बस फैसला हो चुका था। ईश्वरन की कहानी जीत चुकी थी। तो सवाल वहीं का वहीं है, भूत था या सिर्फ कल्पना? क्या महेंद्र ने सच में कोई भूत देखा था, या फिर यह सिर्फ ईश्वरन की कहानी का असर था जिसने उसके दिमाग में एक जीती जागती डरावनी हकीकत बना दी थी? कहानी हमें इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, और शायद यही इस कहानी का असली पॉइंट है। अंत में सबसे शक्तिशाली ताकत कोई भूत प्रेत नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूत असल में था या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक कहानी में इतनी ताकत थी कि उसने एक लॉजिकल इंसान की पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत किसी आत्मा में नहीं, बल्कि एक अच्छी, दमदार कहानी में होती है।